चलिए मनी मंत्रा का आखिरी आधा घंटा, जहां पर अब हम आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे और इस बीच आपको बता दें कि आप भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप करें अपने सवाल हमें, और 9619873567 हमारा नंबर है। साथ ही हम सोशल मीडिया पर लाइव हैं, तो आप हमें यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर देख सकते हैं। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालें, आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। लेकिन चलिए जुड़ते हैं हमारे आज के मेहमान से, जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं investonline.in के फाउंडर अभिनव अंग्रीश। स्वागत है अभिनव आपका मनी मंत्रा पर। और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग या उनकी पोर्टफोलियो प्लानिंग के सिलसिले को। मोहित हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हाय मोहित, कैसे हैं आप? मैम मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक हो? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं शिमला से बोल रहा हूँ। शिमला से बोल रहे हैं? अरे वाह, कैसा मौसम है वहाँ पर? मौसम मैम आज तो बहुत ठंडा है। अच्छा। कल के लिए वेदर फोरकास्ट इसका स्नोफॉल का बताया है, तो आज काफी ज्यादा ठंडा है। वाह, स्नोफॉल अगर हुई तो फोटो क्लिक करके मुझे ट्विटर पे जरूर टैग कीजिएगा, ठीक है? जी मैम, जरूर। आप लोग के मुकाबले तो मैं उतना एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाई हूँ, देखिए स्नोफॉल को। लेकिन चलिए बताएं, मनी मंत्रा पे आपने सवाल भेजा, थैंक यू सो मच। क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैम मैं अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहा हूँ। तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, एचपी स्टेट गवर्नमेंट में। मेरा एनपीएस का कंट्रीब्यूशन जाता है 9,000, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट शेयर जो जाता है, ठीक है। बाकी मेरी 3 शिफ्ट चल रही है। एक एक्सिस का ही है, एक्सिस ब्लू चिप में 3,000 की है, एक्सिस मिड कैप में 3,000 की है, एंड एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में 2,000 की है। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा रिटायरमेंट तक कॉर्पस 8 to 10 करोड़ तक हो जाए। अभी 30 इयर्स का है, 58 मतलब 2050 में मेरी रिटायरमेंट होगी। तो तब तक अगर इतना कॉर्पस इकट्ठा हो जाए तो ठीक है। अभी आप कितनी 30,000 की कर रहे हैं? सॉरी मैम, अभी आपकी एसआईपी 30,000 की है? नहीं, अभी एसआईपी 8,000 की चल रही है मैम, कुल मिला के ना? जी जी जी। चलिए ठीक है, तो आपका सवाल मेरे पास है। आपने तीनों ही एक्सिस के क्यों शामिल किए हैं, वैसे कोई खास वजह? ऐसा कोई खास वजह तो थी नहीं। जैसे इसमें इस पे वेबसाइट्स में चेक किया था, तो इसमें टॉप रेटेड फंड्स में ये एक्सिस के ही ज्यादा आ रहे थे, तो उस करके वैसे देख लिया। ऑलराइट, अभिनव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, हम मोहित के सवाल पर जाएं उससे पहले तो आप मुझे बताएं कि म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करना चाहिए। टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड या जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, उस हिसाब से म्यूचुअल फंड का चुनाव करना, स्कीम का चुनाव करना कितना सही होगा? बिल्कुल नहीं कविता। अगर सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पे हम अगर स्कीम सेलेक्ट करें तो टिपिकली आपकी हर एक क्वार्टर या हर 6 महीने में आपकी स्कीम सिलेक्शन चेंज हो सकती है। ये एक एब्सोल्युटली गलत तरीका है। इसलिए जो हम डिस्क्लेमर भी देते हैं, हम कहते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट सस्टेन इन फ्यूचर। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी स्कीम सिलेक्शन गलत है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पीरियोडिकली आपको अपनी स्कीम को रिव्यू करते रहना चाहिए कि आपको आपकी स्कीम ने कैसा परफॉर्म किया है और क्या वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। हमें ये नहीं देखना है कि स्कीम नंबर 1 परफॉर्मिंग स्कीम है कि नहीं। आई थिंक ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि आपकी स्कीम ने कंटिन्यूसली एक टॉप क्वार्टाइल या टॉप 4 या 5 रैंकिंग के हिसाब से उन्होंने कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं कि नहीं दिए हैं। ये बहुत जरूरी है, ना कि आपकी स्कीम 2 साल नंबर 1 कैटेगरी में है, फिर नंबर 25 एंड सो ऑन सो फोर्थ। हेंस वॉलेटिलिटी, रिटर्न्स के वॉलेटिलिटी निकालते हुए एक कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग स्कीम चुनना जरूरी है। हालांकि एक्सिस ब्लू चिप और एक्सिस मिड कैप अच्छी स्कीम्स हैं, इसमें निवेश वो जारी रख सकते हैं। इन्हीं का एक दूसरा सवाल भी था कि क्या ये इन्वेस्टमेंट कॉर्पस जो भी हर महीने के एसआईपी कर रहे हैं, क्या वो इनफ है उनके रिटायरमेंट की जो 30 साल दूर है। मोहित जी, सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास वक्त आपके साथ में है। 30 साल एक बहुत ही अच्छा और उम्दा समय होता है किसी भी निवेशक के लिए। ये पीरियड में आपका कॉर्पस जो है 10 करोड़ अक्यूमुलेट करना, जो आपकी करंट एसआईपी अमाउंट्स है, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। आपको करीबन 20 से 25% का एनुअलाइज रिटर्न इसके लिए अक्यूमुलेट करना पड़ेगा, जो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
मतलब आगे चलते हुए आपको एक एवरेज 30 से 35,000 की मंथली एसआईपी करना जरूरी है। देखिए, एनपीएस एक कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टमेंट होता है। एनपीएस से आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें कि आपको कुछ एक्सपोनेंशियल इक्विटी रिटर्न्स आएंगे। इसलिए आपका बेस इक्विटी एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स ही होना चाहिए, और उसी में आप हर साल ऑन एन एवरेज 5% से भी अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, जो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट 8,000 6-8,000 की है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। दर्शकों को ये जानना भी जरूरी है कि 10 करोड़ जो आज एक काफी बड़ी रकम लगती है, 30 साल के बाद इसकी वैल्यू आज के हिसाब से सिर्फ 2.5 करोड़ के आसपास ही होगी। इसलिए जो मोहिची का टारगेट है वो काफी अच्छा टारगेट जो इन्होंने सेट किया है, बट इसको अचीव करने के लिए इन्हें नेचुरली अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा या अपना पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने इसके लिए करीबन एक 10% का एवरेज रिटर्न अज्यूम किया है, क्योंकि एनपीएस में मैं ज्यादा जैसे मैंने बताया कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टमेंट है, इसलिए ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। 10% एक बहुत अचीवेबल टारगेट है इनकी एसआईपीज और एनपीएस को मिला के, हेंस उस हिसाब से आगे बढ़े। ऑलराइट, आगे चल के कोई और फंड भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें या इसी पोर्टफोलियो में बने रहें? कविता, अगर स्कीम्स परफॉर्म कर रही हैं और वैसी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो इन्हीं स्कीम्स में ऐड फिलहाल कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी पोर्टफोलियो में चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, 4 स्कीम से ज्यादा कोई भी पोर्टफोलियो में आपको कभी जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो डेट हो या इक्विटी हो, कि कैसा भी इन्वेस्टमेंट हो, बिकॉज आप एनीवे डाइवर्सिफाइड है। ऑलराइट, मोहित कोई सवाल पूछना है? मैम मेरा बस यही था, अगर इसके अलावा कोई स्कीम मैं अगर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता हूँ तो वो, अगर कोई फंड ऐसा हो जो मैं इसमें ऐड कर सकूँ अपने पोर्टफोलियो में, वो अभी आपको जो बताया है वो काफी संतुलित पोर्टफोलियो है। आने वाले वक्त में अगर आपको कोई पोर्टफोलियो में बदलाव करने हो तो मेरे ख्याल से वो उस वक्त की स्थिति पर भी निर्भर करता है, आपने किस तरह से अपने निवेश को बरकरार रखा है, आपके पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है, वो सब देखकर ही आपको एडवाइस कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो आपको सलाह दी गई है अभिनव की तरफ से, उस पर आप अमल करें और निवेश की रणनीति जो है, अपनी निवेश की जो राशि है उसे बढ़ाने पर आपको जोर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ विनीत है हमारे दर्शक फोन लाइन पर। हेलो विनीत जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। मैं विनीत बात कर रहा हूँ थाना से, मुंबई जी। मुझे ना एनपीएस में निवेश करना है, वो फर्स्ट टाइम निवेश कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ईयरली 50,000 रुपए निवेश करूँ और अप टू माय रिटायरमेंट एज, मतलब अभी 42 इयर्स का हूँ, तो 60 इयर्स तक मुझे एवरी ईयर 50,000 इन्वेस्ट करने हैं। तो मुझे कौन सा फंड, क्योंकि वहाँ पे 4-5 फंड है तो मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा फंड चुनूं, तो प्लीज गाइड मी कि कौन सा फंड चुनूं मैं। टैक्स बचाने के लिए कर रहे हैं क्या? यस, प्योर टैक्स बचाने के लिए। तो इसके अलावा आपके पास पूरा 1.5 लाख फुल है? हाँ वो फुल है। चलिए, एनपीएस टैक्स बचाने के लिहाज से तो बेहतरीन विकल्प है, लेकिन क्योंकि ये आपके रिटायरमेंट गोल से लिंक्ड है तो बहुत ज़रूरी है कुछ डिटेल्स जो मेरे ख्याल से अभिनव भी चाहेंगे आपसे। आपकी उम्र क्या है और रिटायरमेंट के लिए कितना समय है? मेरी उम्र 42 इयर्स है, तो रिटायरमेंट के लिए 60 इयर्स, मतलब बाकी बचे 18 साल है। ओके, तो आप 50,000 अ ईयर डालेंगे ना एनपीएस में? यस मैडम, यस। और आपका लक्ष्य केवल टैक्स बचाना ही है, वरना आपके पास रिटायरमेंट का अपना अलग कोई पोर्टफोलियो है? नहीं, रिटायरमेंट का ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है। बट क्या हुआ है कि 1.5 लाख रुपए वो तो हो गया है, बिकॉज घर ले लिया है, तो दैट्स व्हाई एडिशनल जो 50,000 का टैक्स सेविंग होगा ना, उसके थ्रू मैं रिटायरमेंट का सोच रहा था। चलिए, तो एनपीएस रिटायरमेंट का एक प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी अक्सर हम कहते हैं कि केवल एक ही प्रोडक्ट पर आपको निर्भर नहीं रहना चाहिए आपके रिटायरमेंट के लिए। एनपीएस पे आपको हम समझाइश देंगे इस उम्मीद के साथ कि आप एनपीएस के अलावा और भी निवेश करेंगे जो आपके रिटायरमेंट के लक्ष्य को पूरा करेगा। तो कुछ एनपीएस की बारीकियों पर हम बात कर लेते हैं अभिनव, जहां पर इन्हें किस तरह की चॉइस लेनी चाहिए और किस तरह के स्कीम्स की ओर जाना चाहिए। 18 साल है मेरे ख्याल से इनके पास अभी अपने रिटायरमेंट के लिए, तो ये एग्रेसिव इक्विटी स्कीम्स में निवेशित हो सकते हैं। एब्सोल्युटली कविता, आपने सही कहा। इनफैक्ट एनपीएस काफी फ्लेक्सिबल ऑप्शन है,
पर मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ एनपीएस स्कीम्स का, क्योंकि मुझे लगता है काफी कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगर आप हाईएस्ट कैटेगरी भी करें तो 80% से ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर आपको नहीं मिलता है। सबसे बड़ा नेगेटिव जो मुझे लगता है एनपीएस के बारे में इज दैट रिटायरमेंट के बाद 40% आपका कॉर्पस एलआईसी या ऐसी कोई पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किया जाएगा, जहां से आपको रेगुलर पेंशन मिलेगी। मुझे ये जो बंदिश है इन्वेस्टमेंट की, वो मुझे पसंद नहीं है। विनीत जी का जो इनका नजरिया है, मैं समझ सकता हूँ कि ये स्पेसिफिकली टैक्स सेविंग के लिए प्लान कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन्वेस्टर्स में। वो टैक्स सेविंग सोचते हैं, पर वो 18-20 साल के बाद जो एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स मिल सकते हैं इक्विटीज या दूसरी पेंशन स्कीम्स में, वो उसको नजर अंदाज कर देते हैं। मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा कि ये इक्विटीज में ही एसआईपी करें। काफी अच्छा समय है 18 साल इन्वेस्ट करने का, और इनके रिटर्न्स टैक्स सेविंग के बाद भी काफी ज्यादा हो सकते हैं। फिर भी अगर विनीत जी चाहते हैं वो एनपीएस में करें, तो मोस्ट अग्रेसिव इक्विटी प्लान है उसको चूज करें। वो इनके लिए काफी आइडियल रहेगा। मैं चाहती हूँ कि 60 साल के बाद जब निकासी की बात आती है ना, उस पर किस तरह से टैक्स लगते हैं, थोड़ा सा अगर आप वो समझाइश दे दे विनीत को, ताकि एनपीएस में अभी तो इनको टैक्स छूट का फायदा मिल रहा है, लेकिन जब 60 की उम्र में ये पैसे निकालना चाहेंगे ना, तब इनको टैक्स लगेगा। वो समझाना बहुत जरूरी है। करेक्ट, दैट्स राइट कविता। फिलहाल आपको टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, पर नेचुरली जो आपके रिटर्न्स आपको आएंगे वो आपको मेच्योरिटी पे जब आप विड्रॉ कर देंगे तब आपको टैक्सेशन होगा। टिपिकली लॉन्ग टर्म टैक्स ही होगा, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ। विनीत जी अगर 18 साल तक अगर ये विड्रॉल नहीं करते हैं, तो जो 60% कॉर्पस ये विड्रॉ करेंगे, उन्हें इस पे लॉन्ग टर्म टैक्सेशन लगेगा, जो अभी के हिसाब से 10% के आसपास है। मैं इसीलिए स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपका अगर बेस इन्वेस्टमेंट इक्विटी ही है, जो एनपीएस भी इन्वेस्ट करता है, तो आप एक्टिवली मैनेज ईएलएसएस स्कीम्स में नेचुरली वो 1.5 लाख कर चुके हैं, पर काफी दूसरे जो इक्विटी डाइवर्सिफाइड स्कीम्स हैं और इनका पीरियड को देखते हुए अगर 18 साल का टाइम है, तो ये क्यों नहीं एक्टिवली मैनेज फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। बिकॉज इवेंचुअल टैक्सेशन तो उन्हें लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही लगने वाला है, चाहे वो एनपीएस हो या इक्विटी फंड्स हो। ऑलराइट, तो विनीत आप एक एग्रेसिव इक्विटी प्लान ले सकते हैं, लेकिन आप 50,000 रुपये हर साल डालेंगे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। आपकी टैक्स बचत की चाह को हम समझ सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के लिए मैं आपसे फिर से कहूँगी कि आप एनपीएस पे डिपेंडेंट ना रहें। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल सुनील का लेना चाहूँगी। क्या सुनील मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? जी बोले। सुनील सर? हाँ बोले। आप बोलिए सर, क्या सवाल है आपका? मेरा एक निवेदन था। म्यूचुअल फंड के थ्रू अभी सेबी ने मैंडेट नया जारी किया है, जिसमें म्यूचुअल फंड के थ्रू एफ&ओ और कमोडिटी में अलाउ किया है। तो वो कौन कौन से फंड रहेंगे जिसमें अपन एंट्री कर सकते हैं? अभी बिल्कुल शुरुआत स्तर पे है ये काम। ऑलराइट, और कमोडिटी में भी आप निवेश करना चाहते हैं? हाँ, मैं सबसे पहले करना चाहता हूँ, पर म्यूचुअल फंड के थ्रू ही करना चाहूँगा। वेरी इंटरेस्टिंग। अभिनव, कमोडिटीज में निवेश करने का विकल्प है म्यूचुअल फंड्स में? कविता, आई थिंक इनका सवाल मोर ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इन कमोडिटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की जो एमसीएस के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स होती है उसकी बात कर रहे हैं। अगर वो इनका सवाल है तो नहीं, अभी तक नहीं है, पर हाँ आने की गुंजाइश है, बहुत ही जल्द आने की गुंजाइश है। अभी तक ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि 2 कमोडिटी फंड्स हैं, एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का कमोडिटी फंड है और एक एसबीआई मैग्नम कॉमा फंड है। हालांकि इनका नाम कमोडिटी फंड्स है, ये एक्चुअली कमोडिटी बेस्ड सेक्टर में जो इक्विटीज है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये डायरेक्ट कमोडिटीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जैसे कोई एग्री कमोडिटीज है या उससे रिलेटेड कोई कमोडिटीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते हैं। पर एक्सपेक्टेड है कि बहुत ही जल्द ऐसे अग्रेसिव एफएनओ या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की रिलेटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स आएंगी और कमोडिटी बेस्ड आएंगी, पर अभी इसमें थोड़ा सा वक्त है, हालांकि काफी जल्दी भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयंत कुमार हमारे अगले दर्शक, क्या फोन लाइन पर है हमारे साथ? यस। जयंत जी, अपनी टीवी की आवाज आप बंद कर देंगे और मुझसे फोन पर बात करेंगे क्या? जी जी सर पूछिए, क्या सवाल है?
सर मैंने वो 10 लाख रुपीस SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड में डाला है 3 साल के लिए। सही है क्या, क्या करें सर? आपने इस फंड को जब चुना था तो किस उद्देश्य के लिए चुना था? 2-3 साल के लिए, 3 साल मिनिमम रहना है, कुछ रिटर्न मिले करके। ये आपको किसने रेकमेंड किया 3 साल के लिए? 10 लाख रुपए डाला मैंने। लेकिन आपको ये किसने रेकमेंड किसने किया? आपने खुद चुना है ये? हाँ खुद चुना था, इसके पहले भी डाला था 15 लाख। तो उसके बाद मैंने स्विच ऑफ कर लिया उसको 17.25 निकाल के। ऑलराइट, 3 साल के लिए अभिनव, ये जो कैटेगरी है ये कितनी सही होगी? और काफी बड़ा अमाउंट, 10 लाख रुपए तब लगभग ये बात कर रहे हैं। कविता, देखिए जैसे हमने सबसे पहले सवाल में बात करी थी, इन्वेस्टर्स जो फंड्स के शॉर्ट टर्म रिटर्न्स या 1 साल या 2 साल के रिटर्न्स के बेसिस पे वो अपना स्कीम सिलेक्शन करते हैं और उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। ये एब्सोल्युटली एक गलत तरीका है मेरे हिसाब से। यही हुआ है कि जैसा निवेशक ने 15 लाख का 17.25 लाख रुपए से इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद उसको एग्जिट कर दिया, ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है और जल्दी पैसे बन सकते हैं। ये प्रॉब्लली एक पीरियड होगा जब बाजार काफ़ी बढ़ गया होगा और तब उन्हें इसका रिटर्न्स अच्छे मिल गए होंगे। देखिए 75% एक्सपोजर ये स्कीम में इक्विटीज में है, तो नेचुरली आप प्रैक्टिकली पूरा बाजार का एक्सपोजर ले ही रहे हैं। अगर कल बाजार में कुछ गिरावट आती है और एक लंबा समय लग जाता है बाजार को मूव करने के लिए, तो 3 साल कोई आइडियल पीरियड नहीं है इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ जी, अगर बाजार सडनली चढ़ जाता है, जैसे पिछले 1 साल में बाजार में इतना बड़ा उछाल आया है, तो नेचुरली आपके पैसे बन सकते हैं, पर ये एक रिस्क है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट के लिए नेचुरली आपको एक लॉन्गर पीरियड और लॉन्गर टेन्योर आपको दिमाग में रख के ही चलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये एब्सोल्युटली नॉट एडवाइजेबल है। ऐसे स्कीम में जहाँ पे आपका टाइम काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे इनका पीरियड है 2 से 3 साल का, उन्हें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ये हाइब्रिड कैटेगरी में रहना चाहते हैं और 3 साल के पीरियड के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये करीबन ऐसी स्कीम चूज करें जिसमें 20 से 25% से ज़्यादा इक्विटी एक्सपोजर नहीं हो। इसलिए अगर वो एग्जिट करना चाहें 3 साल बाद, तो कम से कम उनका असल बरकरार है। इसलिए कोटक का एक डेट हाइब्रिड इक्विटी फंड है जो मैं इनको रिकमेंड करूंगा, ना कि वो इक्विटी हाइब्रिड फंड में रखें। ये मेरा उनसे सजेशन होगा। देखिए जयंत कुमार जी, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास ना काफ़ी रिस्की होती है। इसीलिए अगर आपने पहले 2.5 लाख का मुनाफा आपको आपके निवेश पर हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि अब की बार भी आपको हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप केवल 2 साल का नजरिया रखकर एग्रेसिव इक्विटी फंड ले लें तो आपको घाटा हो जाए, और बहुत बुरा घाटा हो जाए। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन उतार चढ़ाव का एक नेचर है बाजार का, जिसके चलते हम देखते हैं कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें या आप स्टॉक्स की बात करें, वो बाजार की चाल के हिसाब से ही चढ़ते हैं और उतरते भी हैं। इसीलिए आपका 10 लाख का कॉर्पस बहुत बड़ा है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट केवल 2 साल की ही है तो आपको हम डेट फंड रेकमेंड कर रहे हैं, जहां पर आपको एक फिक्स्ड इनकम की कमाई होगी। लेकिन आप जोखिम अगर उठाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा रिस्क उठाने की आपकी क्षमता है, तो आप अपने ड्यूरेशन को, अपने टाइम होराइजन को बढ़ाइए। यानी 2 साल की बजाय अगर आप इसको 5 या 7 साल का समय दे, तो हो सकता है 2.5 लाख का मुनाफा जो आप देख चुके हैं पहले, उससे भी कई ज्यादा आपको मुनाफा हो जाए। ठीक है, कोई और सवाल पूछना चाहते हैं आप? जी मैम। कोई और सवाल पूछना है सर आपको? नहीं, और 5 लाख इन्वेस्टमेंट करना है तो किस में डालना है? वो आप कितने साल तक करना चाहते हैं? 5 लाख कितने साल तक करेंगे? मैं मिनिमम 4 इयर्स, 4 to 5। ठीक है, 5 कर दीजिए। हाँ, तो मैं एक तो मुझे आपसे ये पूछना है कि जो 10 लाख की आप बात कर रहे हैं, ये डाल दिए हैं क्या आपने? हाँ डाल दिए मैडम। अच्छा, डाल दिए हैं जी। तो अभिनव, अब तो ये 10 लाख रुपए डाल चुके हैं। अभी अगर हम इनको रणनीति सुझाई है तो ये निकाल लें कि बने रहें, कि 2 साल की बजाय उसको भी 5 साल रख लें? एब्सोल्युटली कविता, अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट टेन्योर बढ़ा सकते हैं 3 से 5 साल, तो नेचुरली काफी फायदेमंद हो सकता है कंपैरेटिवली किसी भी निवेश में जितना लंबा ये इन्वेस्ट करें। मुझे ऐसा लग रहा है इनसे बात करके कि इनको टेन्योर की ज्यादा चिंता नहीं है, ये लंबा भी निवेश कर सकते हैं।
तो मेरे हिसाब से वो टारगेट लेके चलें तो नेचुरली इनके इनके इक्विटी हाइब्रिड फंड से भी काफी अच्छे रिटर्न आएंगे। और अगली बार एडिशनल ना फंड जी जयंत जी, अगली बार है ना, कभी भी इतना सारा पैसा एक साथ मत डालना बाजार में, है ना, किश्तों में डालना। अब आप 5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, तो अभिनव इसको ब्रेक डाउन करके आप बताएं इन्हें कि कैसे और कितना किस फंड में डालें। एग्जैक्टली कविता, देखिए कविता, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो 10 लाख है वो एक इनका अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट हो गया, तो मैं 15 लाख की अगर टोटल राशि लेके मैं अगर अज्यूम करूँ तो मैं सजेस्ट करूंगा ये एसटीपी रूट चूज कर लें, तो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान रूट है। बेसिकली दिस इज सिमिलर टू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान रूट ही होता है, बट इसमें जो आपका फिक्स्ड कॉर्पस होता है वो एक डेट या लिक्विड फंड कैटेगरी में होता है, वहां से एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने एसआईपी जैसे ही आपके इक्विटी स्कीम में मूव कर दिया जाता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये 2 स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। एक है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड और एक दूसरी स्कीम है कोटक स्मॉल कैप फंड। दोनों अग्रेसिव फंड्स हैं, जो इनका इन्वेस्टमेंट नेचर भी है। अगर 5 साल का पीरियड है, मेरे ख्याल से अगर एसटीपी के रूट 1 साल की एसटीपी करें या 12 से 18 महीने की एसटीपी करें अमाउंट ब्रेक करके, तो इनके लिए काफी फायदेमंद होगा। चलिए जयंत जी, आप सलाह पर अमल कीजिएगा। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना काफ़ी लंबा सवाल मुझे भेजा हुआ है। क्या मैं इनके पोर्टफोलियो में 16 फंड्स देख रही हूँ? हाँ, शायद 16 ही फंड है। ये सवाल मैंने लिया है प्रवीण का। अभिनव, मेरे पास उतना समय नहीं होगा कि मैं सारे फंड्स का नाम पढ़ सकूँ, तो लिस्ट आपके पास भी मौजूद है, बाकी दर्शकों के लिए स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। 75 लाख रुपए का लक्ष्य है 4 साल में, और ये 50,000 का निवेश इनका फिलहाल हो रहा है। इतने सारे फंड्स इन्होंने क्यों डाले हैं, मुझे वाकई फोन लाइन पर पूछना था इनसे, पर है नहीं है। तो अब बताएं इनमें से किस किस में से ये निकल जाएं पहले तो। कविता, जैसे आपने कहा आपको पढ़ने में इतनी तकलीफ हो रही है, मुझे भी उतनी ही तकलीफ हो रही है कि 16 स्कीम्स इन्वेस्ट करना, जितना हमको पढ़ने में तकलीफ हो रही है, अब नेचुरली आप अज्यूम कर सकते हैं कि उसको आपको ट्रैक करना और अपना पोर्टफोलियो देखना कितना मुश्किल होगा। इसलिए हमने पहले भी कहा था 4 से 5 स्कीम से ज्यादा आपको किसी भी पोर्टफोलियो में जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले मैं 4 स्कीम्स रिकमेंड करूंगा जो इन्हीं के पोर्टफोलियो में है, इसको पहले स्ट्रीमलाइन करेंगे। एक एक्सिस ब्लू चिप कंटिन्यू करें, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज में ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सकते हैं, एसबीआई स्मॉल कैप को कंटिन्यू करें और यूटीएफ फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू करें। बाकी सारी स्कीम्स में ये सिर्फ एक ओवरलैपिंग हो रहा है। जब ओवरलैपिंग कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली आपके पोर्टफोलियो में मल्टीपल स्कीम्स हैं जो सेम ही कैटेगरी या सेम ही फंड्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। इसलिए दूसरे फंड्स अगर परफॉर्म कर भी रहे हैं, अगर ये फंड्स में कुछ रुकावट आ जाती है, तो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो का आपका ओवर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपके रिटर्न्स काफी कम हो जाते हैं। इसलिए जो मैंने स्कीम्स रिकमेंड करी है उसमें एक लार्ज कैप है, मिड कैप है, एक स्मॉल कैप है और एक फ्लेक्सी कैप स्कीम भी है। ओवरलैपिंग की गुंजाइश काफी कम है वो एक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो में। ये प्लीज दर्शकों को जानना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड्स वैसे भी डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स ही हैं। इसके अंदर अगर ओवर डाइवर्सिफाई करने से आपके रिटर्न्स बेहतर नहीं हो सकते। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है इनका, तो इनको 75 लाख रुपए की राशि चाहिए 4 साल में, मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है, वो भी एसआईपी के जरिए। देखिए, एसआईपी कोई जादू की छड़ी नहीं है। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली इसका लॉजिक है कि आप कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करते रहें, राइट? तो और आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो निवेशक 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता है एसआईपी में, उसका एवरेज पीरियड वो इनके इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 5 साल का ही होता है। तो अगर इस निवेशक का इन्वेस्टमेंट 4 साल का है, तो उनका एवरेज निवेश सिर्फ 2 साल का ही है, जो मेरे हिसाब से इक्विटीज के लिए काफी कम है। फिर भी अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं और अपने टारगेट देखना चाहते हैं 75 लाख का, तो उनको अपनी इन्वेस्टमेंट की राशि कम से कम 3 गुना से बढ़ानी होगी। महीने के 50,000 से लेके कम से कम 1,40,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक हर महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से या तो इनको निवेश का अपना जो टाइम होराइजन है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, या अपनी इन्वेस्टमेंट की राशि बढ़ानी पड़ेगी, और फंड्स तो डेफिनेटली इन्हें कम करने हैं जो आपने बता दिए। लेकिन चलिए जल्दी से आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या है ये जान लेते हैं। अभिनव, बताएं आपने क्या निवेश का गुरु मंत्र आज सुझाना है? कविता, मेरे हिसाब से देखिए, निवेश में जो सबसे आसान होता है वो ही सबसे कम फायदेदारक होता है। इसलिए ये ओमनिकॉन या दूसरे कोई भी ऐसे वायरस या कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है,
उसको आप उसके बारे में चिंता ना करें और अपना निवेश जारी रखें। एक बात हमेशा याद रखें कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, समय की चिंता ना करते हुए आपके निवेश जारी रखना चाहिए। इसी से आपको लंबे समय में फायदा होगा। चलिए, तो अनुशासन आपको मेंटेन रखना होगा, कायम रखना होगा और इसी के जरिए अपने तमाम आर्थिक सपनों को आप पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव, समय निकाला आपने, लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाई है। मनी मनसा में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहें, व्हाट्सएप करें। नमस्कार।